हेलो एवरीवन। कल हमने क्लास के अंदर स्टार्ट किया था सेक्शन 7 सब सेक्शन 2। ये बोलता है बाहर में जाए सेक्शन 7(1) मतलब ये कि क्या सप्लाई माना जाएगा इग्नोर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट। ये सप्लाईज नहीं है। दो पार्ट में अपने डिवाइड किया था, ए और बी, याद आ गया होगा। ए में हमने बात किया था एज पर शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट 10 पॉइंट्स कभी भी सप्लाईज नहीं माने जाएंगे, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। पॉइंट नंबर बी अपन आज बात करेंगे। ए में भी 10 में से अपने कितने पॉइंट हो गए थे? कल 3 पॉइंट्स हो गए थे। आगे कंटिन्यू करें। वी कम टू द पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 क्या कहता है? देख के थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा। यदि मैं इंडियन संस्कृति, यदि मैं भारत को यदि देखते हुए बात करूं तो ये कोई इंसान टपक जाता है, जिसको जाना है और जाएगा। बोलते ना कि अपन के कोई पड़ोसी होता है, कोई रिलेटिव होता है जिससे अपन कभी बात नहीं करते, मिलना जुलना भी बिल्कुल ना के बराबर है, लेकिन वो ऊपर टपक जाता है तो उसके दाह संस्कार में तिये की बैठक में जरूर जाते हैं। पुण्य का काम है या कोई और रीजन भी हो सकता है, क्या पता उसकी आत्मा सपने में दिखे। क्या कहना चालो, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलते मरते हुए इंसान की बदुआई नहीं है, वो मर गया कि भैया उसकी आत्मा आ जाएगी यार। ये तो पुण्य का कार्य है। हमें देखा भी होगा, गांव के अंदर जाऊंगे, यहां भी जाऊंगे तो सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गेदर हो जाते हैं, उसकी आत्मा को शांति मिले। दाह संस्कार या जो भी धर्म है, हर धर्म के अंदर होता है, कहीं जलाते हैं कहीं दफनाते हैं। समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जितनी भी एक्टिविटीज है इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लोग क्या बोलेंगे, हमें जीना ही नहीं तो मरने के ऊपर भी जीएसटी लगा देता मोदी। देखो ये चाहता नहीं कोई मरे भी। जब जी रहे थे तब तो टैक्स लगा जाता, मरते हुए भी टैक्स लगा रहे। भैया आत्मा ही खसेगी उसको, मोदी कोई क्या पुण्य का कार्य। कैसा कार्य? तो ये जो भी आपकी एक्टिविटीज है, कौन कौन सी एक्टिविटीज होगी, जलाना हो गया, दफनाना हो गया, डॉट 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 डॉट, ये जो भी एक्टिविटीज होती है, इन एक्टिविटीज के ऊपर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? तो यदि कोई भी पर्सन यदि अपनी कोई भी सर्विसेज दे रहा है रिगार्डिंग विद फ्यूनरल, रिगार्डिंग विद ब्यूरियल, रिगार्डिंग विद क्रीमेटोरियम या रिगार्डिंग विद मॉर्चुरी, आपको समझ में आ गया होगा। ये जो भी आपकी एक्टिविटीज है, जो भी आपकी सर्विसेज है, ये जीएसटी के अंदर कवर्ड नहीं है, ये सप्लाई नहीं मानी जाएगी। क्लियर? एज पर शेड्यूल 3। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चुरी, This is not treated as supply, नहीं supply of goods, नहीं supply of services, including कोई पर्सन दिल्ली गया, मुंबई गया, एक्सीडेंट हुआ, डेथ हो गई, कहां का रहने वाला है? हम अपना इंस्टीट्यूट जयपुर में, तो अपन तो ये मानते हैं कि जयपुर में ही उसका रेजिडेंस है। और कहां गया था वो? दिल्ली। कहां गया था? मुंबई। और कहां डेथ होगी? दिल्ली या मुंबई में उसकी डेथ होगी। मूवीज में भी देखा होगा, जब तक इंसान को जलाते नहीं है उसकी आत्मा डोलती रहेगी। वो तो कुछ मूवीज भी बनी हुई है, उसकी आत्मा को सही तरीके से जलाया नहीं गया तो वो आत्मा बदला ले रही है। बहुत सारी मूवीज बनी हुई है ना इस पे। और उसकी आत्मा को सही तरीके से जला दो, उसकी बॉडी को ढूंढ के, तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, परेशान करना बंद कर देगी। चलो ये तो ठीक है, जो भी व्हाटएवर इज देयर। तो मैंने पहले ही बोला था अपन जितने भी कंसेप्ट में मजाक में पढ़ते, हालांकि ऐसे मरे हुए भी ना मजाक नहीं करते। हाँ, पता चला कि मेरे सपने में आ जाए कोई, ठीक है मजाक करता। कहां हुई थी डेट बेटा? दिल्ली या मुंबई। पर्सन कहां का रहने वाला है? जयपुर का रहने वाला है। तो उसकी डेड बॉडी को कहां लेके आऊंगे? जयपुर लेके आऊंगे। अब जब उसकी बॉडी को आप जयपुर लेके आओगे तो क्या बोलेंगे? आजा आजा। तो उसकी बॉडी हवा में उड़ती हुई आएगी। कैसे लेके आऊंगे? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू लेके आऊंगी। और आपको पता है कि जो भी ट्रांसपोर्टेशन होता है वो सर्विसेज है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है।
यदि आप किसी भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर करते हो तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर हो, ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है, जीएसटी लगता है। लेकिन यदि कोई डेड बॉडी है, कोई मर चुका है और उसको मुंबई से यदि आपको जयपुर लेके आना है, दिल्ली से यदि आपको जयपुर लेके आना है, ये क्या मरे हुए के ऊपर जीएसटी लगाओगे क्या यार? मर गया भैया। तो ट्रांसपोर्टेशन जीएसटी के अंदर कवर्ड है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज पर्सन, क्या पॉइंट है? मरा हुआ, उसको शांति मिलनी चाहिए, उसके ऊपर जीएसटी ना लगाओ, वरना उसकी आत्मा रात में 9-2 बजे आ जाएगी। क्या कहना चाह रहा हूं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो सिंपल कंसेप्ट है, इजी कंसेप्ट है। जो भी आपका फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम या मॉर्चुरी, जो भी आपकी सर्विसेज है, वो सप्लाई नहीं मानी जाएगी। साथ में जो पर्सन डिजीज मतलब मर चुका है, जो डेड पर्सन है, उसकी बॉडी को भी यदि फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्ट किया जाता है, उसको एक जगह से दूसरे पर्सन मूव किया जाता है, तो जो भी ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगेगा। यहां तक कि आजकल आपको पता है जो लोकल होते हैं ना, लोकल में भी यदि वो बोलते हैं ना, अपने हिंदूज में क्या बोलते हैं, शमशान घाट, जहां पे उसकी बॉडी को जलाया जाता है, वो तो आजा दूर है, तो क्या करते हैं आजकल, तो सब बुढ़े ही हो गए, पता ही है, कौन चलेगा? पहले तो लोग क्या करते थे, 15-15 किलोमीटर में चल जाते थे गांवों के अंदर, यदि आप देखोगे तो। शेरी वाले टाइम का है भैया, जल्दी से खत्म करो। क्या क्या सर, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो क्या करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं, तो जो भी फॉर एग्जांपल आपको सर्विसेज लेनी है ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्टेशन लोकल भी हो सकता है, ट्रांसपोर्टेशन आपका कहीं और से भी हो सकता है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन है। आपको क्या याद रखना है, फ्यूनरल, ब्यूरियल, क्रीमेटोरियम और मॉर्चुरी एज वेल एज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज पर्सन। नई सप्लाई ऑफ गुड्स है, नई सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, जीएसटी के अंदर नहीं आएगा, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? पॉइंट नंबर 4 क्लियर। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 का पहला पार्ट, देयर इज अ सेल ऑफ लैंड। सर बताने की जरूरत ही नहीं, आप ऑलरेडी बता चुके हो। सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ गुड्स नहीं है, सेल ऑफ सर्विसेज नहीं है। लैंड सर्विसेज कैसे होगी? और लैंड गुड्स भी नहीं हो सकता, क्योंकि गुड्स मींस एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, और लैंड क्या है बेटा? ए मूवेबल प्रॉपर्टी। कोई कंफ्यूज तो नहीं हो रहा ना बेटा? तो एक काम करिए, कंफ्यूज हो, दिल्ली से लैंड ले आओ यहां पे उठा के, मूव थोड़ी होती है। इमेजिन करो, मुंबई के अंदर फ्लैट है, चल के आ रहा है, कुछ भी मजाक करता है, तो मूवेबल नहीं है, इमूवेबल है। तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी जीएसटी के अंदर कवर नहीं है, सप्लाई नहीं है। यदि होगा भी तो क्या होगा, स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होगी, अदर टैक्सेस एप्लीकेबल होंगे, जीएसटी कवर्ड नहीं है। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5 ऑफ शेड्यूल 2। पढ़ा था नहीं पढ़ा था अपन ने? शेड्यूल 2 पैराग्राफ 5 क्लोज बी पढ़ा था नहीं पढ़ा था? नॉर्मली जो सेल ऑफ बिल्डिंग है, दैट इज अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, लेकिन पैराग्राफ 5 कंसिडर कर लो। तो शेड्यूल 2 का पैराग्राफ 5 क्या कहता है, यदि बिल्डर, कौन याद है, यदि कंस्ट्रक्टेड नहीं हो, क्या हो, अंडर कंस्ट्रक्टेड हो, याद आया, मैंने एग्जांपल दिया था। तो अंडर कंस्ट्रक्टेड यदि कोई फ्लैट है, वो आपने बेच दिया, तो कुछ पेमेंट अभी आएगा, कुछ पेमेंट बाद में आएगा, वो सप्लाई। लेकिन यदि पूरा का पूरा बना बनाया यदि फ्लैट है और यदि आपने उसको बेचा, जहां एंटायर कंसिडरेशन कंस्ट्रक्शन के बाद रिसीव होती है, वो सप्लाई नहीं माना जाता, क्योंकि वो सेल ऑफ बिल्डिंग है, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तभी बोला गया कि सेल ऑफ लैंड का तो ये एक्सेप्शन ही नहीं है, सेल ऑफ लैंड तो कभी भी सप्लाई ही नहीं। सेल ऑफ बिल्डिंग भी सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। लेकिन पैराग्राफ 5 देख लेना, पैराग्राफ 5 देख लेना, मतलब यदि अंडर कंस्ट्रक्टेड हुआ, क्या हुआ, वो सप्लाई माना जाएगा, बाकी सप्लाई नहीं है। आई थिंक क्लियर टू एवरीवन। कितने पॉइंट हो गए? 5। पर क्या रहे अपन, नई सप्लाई ऑफ गुड्स है, नई सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, एज पर शेड्यूल 3, एज पर शेड्यूल 3। ये क्या है, सेल ऑफ लैंड, सप्लाई नहीं है, क्या बोलेंगे इसको अपन, सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये क्या है, बनी बनाई बिल्डिंग है, बिल्डिंग इज रेडी, कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। तो नाउ एनी फ्लैट इज सोल्ड, दैट इज अ सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सप्लाई नहीं है। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 6।
actionable claims other than एक्शनेबल क्लेम सप्लाई नहीं माना जाएगा अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स। अब पॉइंट आता है सर जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है उसमें क्या क्या आएगा, लाइक लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग। तो यदि आपका कोई ऑनलाइन गेमिंग हो या कोई लॉटरी हो या बैटिंग हो या गेमलिंग हो, ये सब क्या है, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, ये सप्लाई माना जाएगा। इसके अलावा जो अदर एक्शनेबल क्लेम्स लाइक प्रोमिसरी नोट, चेक, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सप्लाई नहीं है। याद होगा ये वर्ड अपने किसी जमाने में पढ़ा था, एक्शनेबल क्लेम्स करके ये वर्ड कभी आया? वेरी गुड, गुड्स की डेफिनेशन में अपने पढ़ा था। याद है गुड्स की डेफिनेशन बेटा? बोलो बोलो, जितना याद है वो बोलो। गुड्स मीन्स एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स। तो उसमें क्लियरली दिया हुआ था कि जो भी गुड्स है, तो गुड्स के अंदर जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टीज है वो इंक्लूड है, इंक्लूडिंग एक्शनेबल क्लेम्स। तो एक्शनेबल क्लेम्स जो है वो गुड्स माना जाएगा, ये क्लियर है। लेकिन सारे एक्शनेबल क्लेम्स सप्लाई नहीं है, क्योंकि एक्शनेबल क्लेम्स वाइडर टर्म है। एक्शनेबल क्लेम्स वाइडर टर्म है। तो एक्शनेबल क्लेम्स के अंदर जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है वो सप्लाई स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स में आएगा। लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेमिंग, ये तो सप्लाई माना जाएगा। इन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के अलावा, इन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के अलावा जो भी नॉर्मल जो आपके एक्शनेबल क्लेम्स है, लाइक अनसिक्योर्ड लोन, मतलब यदि आपने कोई लोन दिया है तो आपका राइट टू रिकवर हो गई, क्योंकि लोन दिया तो आप क्या करोगे, उससे वापस से रिकवर भी करोगे। आपका जो प्रोमिसरी नोट है, जो आपका फॉर एग्जांपल बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ये सब क्या है, ये एक्शनेबल क्लेम्स है, लेकिन सप्लाई नहीं है। ओनली जो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स है, एग्जांपल लॉटरी, एग्जांपल बैटिंग, गैम्बलिंग, ऑनलाइन गेम्स, ये सप्लाई माने जाएंगे। तो क्या याद रखना है आपको शेड्यूल 3 के अंदर, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के अलावा जितने भी एक्शनेबल क्लेम्स हैं वो सप्लाई नहीं है। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? हाँ बेटा, एक्शनेबल क्लेम्स का जनरली मतलब होता है कि आप उसमें क्लेम कर रहे हो, मतलब आपका अमाउंट मांगने का राइट है। तो यदि कोई भी रिकवर करने का, यदि आपका कोई राइट होता है, कोई अमाउंट रिकवर करने का जो आपका राइट है, उसको हम बोलते हैं दैट इज एक्शनेबल क्लेम्स। एग्जांपल अनसिक्योर्ड लोन, जो आपका अनसिक्योर्ड लोन है, मतलब आपका कोई भी सपोर्टेड नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली लोन दिया तो ऑब्वियसली अपन रिकवर करेंगे। प्रोमिसरी नोट हो गया, चेक हो गया, लॉटरी के अंदर जीत गए तो आपका क्लेम बनता है, बैटिंग के अंदर आपका क्लेम बनता है, ऑनलाइन गेम्स के अंदर जीतने पर आपका क्लेम बनता है। तो ये क्लेम्स बनते हैं आपके, तो उनको बोलते हैं एक्शनेबल क्लेम्स। कोई कंफ्यूजन तो एनीवन? तो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स जो सप्लाईज है, लेकिन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स के अलावा जितने भी आपके एक्शनेबल क्लेम्स है वो सप्लाईज के अंदर कवर्ड नहीं है, वो सप्लाई नहीं माना जाएगा एज पर शेड्यूल 3। टोटल कितने पॉइंट हो गए? 11। कितने पॉइंट हो गए? तो कौन बोला 11? मुंडी भी ला रहे थे ऐसे, सुन तो लिया करो। कितने पॉइंट हो गए अपने? 6 पॉइंट। नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 7। मैंने पहले ही क्लियर किया था, मेरा टारगेट बिल्कुल क्लियर रहता है, फोकस्ड होता है। मुझे एक चीज डेवलप करनी है कि जितना मैं सुन रहा हूं क्लास के अंदर, गलती से भी गलत चीज के लिए मुंडी नहीं लानी, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छी तरह पता है, क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मैं वहां बैठता था। हाँ जी, हाँ जी, ना। अपने को 1 घंटे का आउटपुट चाहिए। अपन 1 घंटा यदि पढ़ रहे हैं तो रियल में आउटपुट चाहिए। आउटपुट तभी होगा जब कॉन्सेंट्रेशन होगा, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी बोल दूंगा और मैं एक्सपर्ट हूं, और इतनी बार झूठ बोल चुका हूं कि वो अपने आप बोलता है बिना बोले ही। समझ में आ रही बात? तो नाउ वी कम टू द पॉइंट नंबर 7। ध्यान से पढ़ना, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 8 ये कनेक्टेड है।
और पॉइंट नंबर 8 में 2 पॉइंट होंगे, 8A और 8B, तो टोटल 3 पॉइंट से कनेक्टेड है ये सब। पॉइंट नंबर 7, अपन लैंग्वेज पढ़े तो लैंग्वेज थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, उससे इजी हो जाएगा। आप एक बार सामने ध्यान से देखना, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। ये क्या है? भारत, मेरा भारत, ठीक है। ये क्या है? अमेरिका। देयर इज ए पर्सन मिस्टर ए, ध्यान से देखना बेटा, देयर इज ए पर्सन मिस्टर ए एंड दिस इज चाइना। तो मिस्टर ए ने चाइना में फोन किया, मुझे ये चाहिए, जो भी चाहिए उसको, उसका पर्सनल मैटर है, तुम्हें क्या करना है? तो उसने जो भी फॉर एग्जांपल ऑर्डर दिया कि दिस इज अ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड, हेलो हेलो हेलो, ये, लेकिन उसने बोला ना 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 ना, इंडिया में नहीं, इतना इतना ऑर्डर देना, ये बनता है, ये चीज है, 3 करोड़ का पेमेंट हो गया, तो ये पेमेंट मैं आपको दे दूंगा, लेकिन तुम्हें डिलीवर करना पड़ेगा अमेरिका में। कहां डिलीवर करना पड़ेगा? ऑर्डर कौन दे रहा है? ऑर्डर इंडियन दे रहा है, ऑर्डर को इंडिया का इंपोर्टर दे रहा है, लेकिन वो माल इंडिया में नहीं मंगवा रहा है, माल कहां मंगवा रहा है? माल कहां से जा रहा है? बोलते नहीं, माल कहां से जा रहा है? माल देखो कहां पड़ा है और कहां जा रहा है? हाँ? इंडिया में तो आया ही नहीं, इंडिया में एंटर हुआ और इंडियन गवर्नमेंट बोलती दे दे बाबा, दे दे बाबा, क्या दे दे बाबा, चाटा ले ले बाबा, किस बात है बाबा? जब माल इंडिया में एंटर हुआ ही नहीं, जब माल इंडिया में कंज्यूम हो ही नहीं रहा और तुम कटोर लेके बैठे हो, हमें चाहिए जीएसटी, किस बात का जीएसटी चाहिए? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा माल इंडिया में एंटर हुआ, क्या बोला ना भैया, इंडिया का इंपोर्टर है, इंडिया का बंदा है, लेकिन माल इंडिया में आ ही नहीं रहा, माल तो कहां जा रहा है? भैया माल का डिस्पैच कहां से हुआ? चाइना से। ध्यान से देखो बेटा, जिनको अभी भी नहीं दिखा, माल कहां है और माल कहां जा रहा है? इंडिया में एंटर हुआ, इंडिया में माल आया, आया क्या? तो फिर कटवा लेके क्यों करे रे विभाग? समझे कि नहीं समझे बात? सप्लाई नहीं माना जाएगा, नहीं सप्लाई ऑफ गुड्स, नहीं सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मैंने पहले बोला जीएसटी से इजी कोई सब्जेक्ट मुझे लगता नहीं। आई लव जीएसटी, आई लव टैक्स, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 क्या कहता है? ध्यान से, सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन एंटिटी, क्या वर्ड है? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। समझे नहीं? जीएसटी अमेरिका का पढ़ रहे, जापान का पढ़ रहे, स्विट्जरलैंड का पढ़ रहे, कहां का पढ़ रहे? भारत का। तो ऑब्वियसली हमारे लिए टैक्सेबल टेरिटरी किसको बोलेंगे? इंडिया को बोलेंगे। तो यदि चाइना है तो चाइना थोड़ी बोलेंगे, जरूरी थोड़ी चाइना हो, चाइना की जगह क्या हो सकता है? ऑस्ट्रेलिया भी तो हो सकता है। तो व्हाट इज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू यूज? एंटिटी। क्या वर्ड यूज किया हमने? नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। इसकी जगह आप इजी लैंग्वेज में यही बोल सकते हो, एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। आप चाहो, जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हो तो वो लिख सकते हैं, नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के ब्रैकेट में लिख लेना एनी प्लेस आउटसाइड इंडिया। तो सप्लाई ऑफ गुड्स फ्रॉम ए प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी टू अनदर प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया। माल इंडिया में एंटर हो ही नहीं रहा, ये सप्लाई नहीं है। कोई कंफ्यूजन टू एनीवन? इंडिया के लिए ये सप्लाई नहीं माना जाएगा, नॉट ए सप्लाई। आगे कंटिन्यू करें तो नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8। लेकिन पॉइंट नंबर 8 नहीं समझ में आएगा, पॉइंट नंबर 8 नहीं समझ में आएगा, समझाने का ट्राई करूंगा। ये थोड़ा सा कनेक्टेड है विद कस्टम ड्यूटी। ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने आपको बोलते ही बोला था पहले कि पॉइंट नंबर 7 और 8 कनेक्टेड है, और पॉइंट नंबर 7 की स्टाइल से आपको समझ में आ गया। वी आर टॉकिंग अबाउट इंपोर्ट। इंपोर्ट बोल सकते हैं ना, माल इंडिया के बाहर से आ रहा है, और ये जो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है कहां कवर्ड होता है? ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स कस्टम ड्यूटी में कवर्ड होता है। कहां कवर्ड होता है? और कस्टम में आता नहीं है, नहीं आएगा, अभी नहीं आता।
क्योंकि कस्टम ड्यूटी भी हमारे सिलेबस में है, जो हम पूरा डिटेल में आगे पढ़ेंगे, जब ये चैप्टर स्टार्ट होगा तब देखेंगे। अभी हमें कस्टम नहीं पता, फिर भी मजबूरी है, इसे थोड़ा सा बता रहा हूं, समझ लेना फटाफट। ये क्या है, मेरी ड्राइंग पे मत जाना, पहले ही बोल रहा हूं, हाँ मजाक नहीं वाला क्लास में बता। ये क्या है, मान लो अमेरिका, और ये क्या है, मजाक नहीं हुआ ना, पहले बता रहा हूं, हाँ ये भारत, इंडिया। अब समझना कि इंपोर्ट, यदि हम बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इंपोर्ट, आयात, बाहर से माल इंडिया में आ रहा है, ये क्या हो गया, अमेरिका। अमेरिका से माल यदि इंडिया में आएगा तो कहीं भी आ जाएगा। अभी किसी मॉल में मूवी देखने गया बेटा, हेलो, तुम्हें से कोई मूवी देखने गया है मॉल्स में, तो मॉल में फॉर एग्जांपल 4th फ्लोर पे या 5th फ्लोर पे आपका आइनॉक्स है, आइनॉक्स पीवीआर अब तो मर्जर हो गया, तो आप आइनॉक्स से मूवी देखने का गया, क्या देखने का गया, मूवी, कहां पे, आइनॉक्स। 2 व्हीलर से जाएगा, 4 व्हीलर से जाएगा, डायरेक्टली बच्चा तो क्या करता है, आइनॉक्स में ले जाता है अपना 2 व्हीलर, है ना बेटा। हेलो, समझे कि नहीं समझे, ऐसे करते हो ना बेटा, तुम भी ऐसे करती हो। आइनॉक्स में कोई जाएगी जब भी करते, कैसे होते करते, पार्किंग होती है। तो वैसे इंडिया के बाहर से माल आएगा तो कहीं भी ले आएगा तू। जैसे तुम्हें फॉर एग्जांपल फ्लाइट पकड़ने का, फ्लाइट देखी कभी, फ्लाइट एरोप्लेन कभी किसी ने देखा हो, तो आपकी छत जहां भी आप रहते हो, तो आपकी छत पे ऊपर, छत पे चले जाते हो, फिर कूद जाते हो और प्लेन में लटक जाते हो। सर कुछ भी बोले जा रहे हो। एयरपोर्ट होता है, क्या होता है, रेलवे स्टेशन होता है। ऐसे थोड़ी हो कि कोई भी ट्रेन चल रही हो, बीच में जाके आप चढ़ गए उसके अंदर, प्लेटफॉर्म बना होता है। वैसे ही इंडिया के बाहर से माल यदि आ रहा है तो भैया एक एरिया बनाया हुआ है कि बाहर से जब भी माल आएगा तो कहीं भी एंटर नहीं करेगा भैया। क्या पता AK-47 लेके आ रहा होता और पाकिस्तान से आ रहा होता, तो एक एरिया बना हुआ होता है, जब भी बाहर से माल आएगा यही एंटर करेगा। उसको हम बोलते हैं कस्टम एरिया। क्या बोलते हैं, मैंने बोला मैं डिटेल में और बताऊंगा, अभी भी मैं तुम्हें इंटरेस्टिंग करके बता रहा हूं, लेकिन और मजे से और डिटेल में बताऊंगा जब अपन कस्टम पढ़ेंगे। मजबूरी है, ये वर्ड यहां पे यूज आएंगे तो तुम्हारा दिमाग खराब नहीं है। सर इजी लैंग्वेज में एट दिस टाइम आपको इतना समझना है कि बाहर से, इंडिया के बाहर से यदि कोई भी गुड्स यदि इंपोर्ट हो रहा है तो इंपोर्टेड गुड्स डायरेक्टली इंडिया में एंटर नहीं होता। इंडिया का ही पार्ट है, इंडिया का ही पार्ट है, लेकिन इंडिया में जगह जगह हमने क्या बना रखे, कुछ कस्टम एरिया डिक्लेयर कर रखे। क्या डिक्लेयर कर रखे, कस्टम एरिया। क्या डिक्लेयर कर रखे, तो बाहर से आया हुआ माल कहा जाएगा, कस्टम एरिया में आएगा। फिर जब कस्टम की फॉर्मेलिटीज और क्लियरेंसेज हो जाएगी तब आप वहां से क्लियर कर सकते हो। समझ में आई बात। गुड मॉर्निंग, कंफर्म। ये जो आपका कस्टम एरिया है, मेरी बात सुन लेना ध्यान से, कोई बच्चा गलत फहमी में आ जाए सर ये वाला कस्टम एरिया क्या, ना 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 ना, ये तो कहीं ना कहीं मुझे लिखना था, लिख दिया, ऐसे मत याद कर लेना कि सर मैप में यहां पे आता है। इंडिया का मैप पता है बेटा, मुंबई भी होता है, चेन्नई भी होता है, तो भैया मुंबई भी होगा, मुंबई में भी कस्टम एरिया होगा, क्योंकि आपको पता है मुंबई में बहुत माल आता है, चेन्नई में भी बहुत माल आता है, तो भैया इंडिया में तो हर जगह माल आता है, आपको पता है बाहर से। तो जहां जहां माल आता है मैक्सिमम, वहां वहां इंडिया ने क्या कर रखा होगा, गवर्नमेंट ने कस्टम एरिया डिक्लेयर कर रखे। तो कस्टम एरिया पर्टिकुलर प्लेस नहीं है, बहुत सारे एरियाज है जो गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से क्या कर रखे, डिक्लेयर कर रखे कि ये कस्टम एरिया है। तो इंडिया के बाहर से यदि कोई भी माल यदि इंडिया में एंटर करेगा तो कहां एंटर करेगा, ओनली कस्टम एरिया, और कस्टम एरिया से दो पर्पज के लिए गुड्स क्लियर करेंगे। गवर्नमेंट का इंटेंशन ये है कि यदि आपने माल कस्टम एरिया में मंगवा लिया और अभी आपके पास ड्यूटी पे करने का पैसा नहीं है क्योंकि कोई कस्टमर अवेलेबल नहीं है, तो आप ड्यूटी अवॉइड करना चाहते हो। क्या करना चाहते हो, समझो 1000 करोड़ का माल इंपोर्ट किया है, कितने का, 1000 करोड़ पे यदि 20% भी ड्यूटी है तो कितना ड्यूटी हो गया बेटा, ओनली 200 करोड़। तो भैया अभी तो कोई कस्टमर ले ही नहीं रहा, क्योंकि ये कौन सा टैक्स है, ये किसका पार्ट है, ये कस्टम, आईडीटी का। किसका पार्ट है ये, आईडीटी का फुल फॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का बेसिक नेचर क्या होता है, अपनी पॉकेट से नहीं पे करने का है, बायर से लेने का है। तो इंपोर्टर बोलेगा भैया अभी कोई बायर अवेलेबल ही नहीं है, कोई खरीदने वाला ही नहीं है, तो भैया मैं ड्यूटी किसके ऊपर पोस्टपोन, मतलब ड्यूटी किसके ऊपर क्या करूं, शिफ्ट करूं, तो भैया मैं अपनी जेब से थोड़ी पे करूंगा,
तो यदि ड्यूटी आप पे नहीं करना चाहते हो, ड्यूटी को आप डिले करना चाहते हो, तो एक ऑप्शन होता है, आप गुड्स को कस्टम एरिया से क्लियर कर दो वेयर हाउस में। वेयर हाउस का लिटरली मीनिंग होता है गोडाउन। वेयर हाउस मतलब गोडाउन। गोडाउन में समझ में आता है ना? ना ना ना, ये वेयर हाउस का मतलब गोडाउन ही होता है, लेकिन ये नॉर्मल वेयर हाउसेस की बात नहीं हो रही है। किसकी बात नहीं हो रही है? तुम्हारा बहुत बड़ा मकान है, मान लो, उसमें क्या है, बेसमेंट है, बेसमेंट को अपन ने क्या बना दिया, गोडाउन बना दिया। बनाते ना बेटा, 4-5 रूम है तो 2 रूम को गोडाउन बना दिया, जैसे पुराने सामान पर रख दिए। क्या किया, 4-5 समझ में आ रही कि नहीं? ना 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 ना, वो वेयर हाउस नहीं, कस्टम वेयर हाउसेस। तो यदि वेयर हाउस के पर्पज के लिए भी गुड्स क्लियर कर सकते हैं, और वेयर हाउस के अलावा एरिया इंडिया में यदि क्लियर करते हो तो उसको अपन बोलते हैं ऑम कंजप्शन। क्या बोलते हैं? ऑम कंजप्शन। ऑम कंजप्शन का मतलब होता है अदर देन वेयर हाउस। और जब ऑम कंजप्शन के लिए गुड्स क्लियर होगा तभी ड्यूटी आपको पे करनी पड़ेगी। समझ में आ गई बात? आपका माल आउटसाइड इंडिया है, आउटसाइड इंडिया से आपका माल इंडिया में आएगा, इंडिया में कहां एंटर करेगा? ओनली एट कस्टम एरिया। जब तक कस्टम एरिया में पड़ा है माल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कस्टम एरिया से जब गुड्स क्लियर होगा ऑम कंजप्शन के लिए, ऑम कंजप्शन का मतलब हो गया अदर देन वेयर हाउस। इसका मतलब ये हुआ कि वेयर हाउस में जब तक पड़ा तब भी ड्यूटी पे करने की जरूरत नहीं है। वेयर हाउस वाले गुड्स में भी ड्यूटी तभी पे करनी पड़ेगी जब वेयर हाउस से गुड्स क्लियर होगा फॉर द पर्पज ऑफ ऑम कंजप्शन। मींस ऑम कंजप्शन के लिए गुड्स दो तरीके से निकल सकता है, डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टम एरिया, या एक बार कस्टम एरिया से गुड्स आपने वेयर हाउस में पटका, लेकिन अल्टीमेटली तो आपको क्या करना है, माल बेचना ही है, तो ऑम कंजप्शन के लिए क्लियर करना पड़ेगा। तो चाहे वेयर हाउस से क्लियर हो, चाहे डायरेक्टली ऑम कंजप्शन के लिए क्लियर हो, आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक गुड्स वेयर हाउस में पड़ा है, जब तक गुड्स कस्टम एरिया में पड़ा, आपको कोई भी ड्यूटी पे करने की नीड नहीं है। कौन सी ड्यूटी की बात हो रही है? कस्टम ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी की बात हो रही है। एक्चुअली हम तो जीएसटी पढ़ रहे थे, इंपोर्ट पढ़ना पड़ गया मजबूरी में, फिर भी मैंने इतना बता दिया कि ये टर्मिनोलॉजी यूज आए अभी पॉइंट नंबर 8 में, तो तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो, तुम इजी वे में समझ पाओ। जब पॉइंट नंबर 7 समझ में आया ना, क्लियरली समझ में आया, देख के चाइना से माल अमेरिका जा रहा है, जब माल इंडिया में एंटर्ड हुआ ही नहीं तो इंडिया में जीएसटी क्यों लगेगा? तो वैसे पॉइंट नंबर 8 स्टार्ट करूंगा। अब आपकी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई। कस्टम एरिया, कस्टम एरिया एवरीवन इंडिया का अप्रूव्ड एरिया होता है जहां पे इंपोर्टेड गुड्स को रखा जाता है, इंपोर्टेड गुड्स एंटर करते हैं। कौन से गुड्स बेटा? इंपोर्टेड गुड्स। समझ में आ रही बात एवरीवन? और कस्टम एरिया से कुछ 2 पर्पज के लिए क्लियर होता है। वन इज फॉर वेयर हाउस, जब आपको ड्यूटी डिले करनी हो और ड्यूटी पे करनी हो तो आप ऑम कंजप्शन के लिए क्लियर कर सकते हो। और वेयर हाउस गुड्स को भी जब आप ऑम कंजप्शन के लिए क्लियर करोगे तो ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। कंफर्म? ये लिख लिया, ये रिमूव कर दूं, समझ में आ गया सबको? पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 का पॉइंट नंबर ए, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स to any person. Supply of warehouse goods to any person before clearances for home consumption. किसकी बात कर रहा है ये? एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है ये? और एक्सपोर्ट गवर्नमेंट हमेशा क्या करती है? प्रमोट करती है। गवर्नमेंट हमेशा एक्सपोर्ट क्या करती है? प्रमोट करती है। यहां पे हुआ क्या है? ये अमेरिका है, ये क्या है? इंडिया है। ध्यान से देखो, मजाक नहीं उड़ाना, पहले बता देता हूं। इंडिया बन जाता है, जैसा भी बनता है अच्छा ही बनता है, ठीक है। तो ये क्या है? अमेरिका। ये अमेरिका से माल का आया, इंडिया में आया। इंडिया में क्या एंटर हुआ? कस्टम एरिया। माल तो आ रहा है, माल तो आ रहा है। पॉइंट नंबर 7 में तो इंडिया में माल एंटर ही नहीं हो रहा था, यहां माल आ गया इंडिया में। इंडिया में ही कहां आया माल? कस्टम एरिया में। और कस्टम एरिया से आपने गुड्स क्लियर किया फॉर वेयर हाउस। और ये माल कहां पड़ा है? और जब तक माल वेयर हाउस में पड़ा है ड्यूटी आपको अभी पे नहीं करनी। और वेयर हाउस से आपने क्या किया? इन गुड्स को क्लियर कर दिया। एक्सपोर्ट के लिए आपने इंडिया में क्लियर हुआ ही नहीं, और जब माल इंडिया में कंज्यूम्ड हो ही नहीं रहा तो फिर जीएसटी पे करने की क्या जरूरत है? सप्लाई नहीं माना जाएगा। लॉजिक समझ में आया? माल इंडिया में है,
इंडिया की नॉर्मल जगह नहीं है, कहां है? कस्टम वेयर हाउसेज। नॉर्मल वेयर हाउसेज नहीं, इधर बेटा नॉर्मल वेयर हाउसेज की बात नहीं हो रही है। कौन से वेयर हाउसेज की बात हो रही है? कस्टम वेयर हाउसेज है, जो कस्टम के कंट्रोल में है। कौन से वेयर हाउसेज? और कस्टम वेयर हाउसेज से आपने गुड्स इंडिया में क्लियर करने की बजाय, होम कंजप्शन में क्लियर करने की बजाय आपने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट। अलविदा। क्या कर दिया? अलविदा। एक्सपोर्ट कर दिया, इंडिया के बाहर आपने भेज दिया। इंडिया में होम कंजप्शन के लिए क्लियर किया ही नहीं। जब गुड्स इंडिया में कंज्यूम हो ही नहीं रहा, सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी नहीं लगेगा। कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा हो, सर 7th और 8th सेम है ना? ना 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 ना, पॉइंट नंबर 7th में तो माल इंडिया में एंटर वही नहीं। पॉइंट नंबर 8A के अंदर, पॉइंट नंबर 8A के अंदर माल इंडिया में एंटर कर चुका है। माल इंडिया में एंटर कर चुका है और कस्टम एरिया से भी गुड्स आपने वेयर हाउस में क्लियर कर दिया है। लेकिन वेयर हाउस से गुड्स इंडिया में नॉर्मल होम कंजप्शन में क्लियर हुए बिना आपने क्या कर दिया? डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर दिया। इसका मतलब गुड्स इंडिया में कंज्यूम्ड हुआ ही नहीं, गुड्स इंडिया में कंज्यूम्ड हुआ ही नहीं, इसलिए ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। हाँ बेटा बोलो, कौन सा वाला? 7th पे? हाँ इधर देखो, अभी तो दिखाता है, तो हमें बहुत मेहनत की मैंने दिखाने में। इसमें लाइव में यदि एग्जांपल देखोगे, मैं पहले ही बोला था नो लैंग्वेज, नो लैंग्वेज। मेरा टारगेट है लैंग्वेज को रिमूव कर। और मैंने कल ही बताया था, बार बार बताऊंगा नहीं, जो दूध पीते हुए बच्चे नहीं है, लिखा नहीं जाता, सब लिखना आता है। ये गलत फहमी है, लिखने की प्रैक्टिस करो, कोई जरूरत नहीं है। मैं तो बिल्कुल अगेंस्ट में हूं, मेरे को प्रिफर्ड ही नहीं हूं मैं तो। बट क्लियरिटी होनी चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी क्लियरिटी कि आप पूरा समझ पाओ, इसलिए एग्जाम्पल। बहुत बार क्या होता है, इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं होती। आपने ऊपरी ऊपरी वर्ड पढ़ लिए, तो 2-3 वर्ड से वो कमांड थोड़ी है ये कि आप लैंग्वेज बना पाओ। लैंग्वेज इंसान तभी बना पाता है जब आपको क्लियरिटी है। और यदि आपको डाउट हो तो कोई मूवी जो आपने देखी हो उसको आप पेपर में लिखो, सर लिख देंगे। लैंग्वेज तो ही नहीं, सर लैंग्वेज क्या चल रही है हमारी आंखों के सामने। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्योंकि क्लियरिटी है, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं आती लिखने में, क्योंकि आपने लैंग्वेज याद नहीं की। आपको लिखने में इसलिए प्रॉब्लम आती है क्योंकि आपकी कमांड नहीं है ओवर दी लॉजिक एंड डिटेल्ड एनालिसिस नहीं है। और वैसे भी आपको पता है कि आईसीएसआई का जो पेपर लेवल है वो रट्टू होता ही नहीं, क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं क्या बेटा? नहीं आते। कैसा पेपर आता है? पूरा केस बेस्ड आता है, पूरा केस बेस्ड। यहां तक कि थ्योरेटिकल पेपर में भी थ्योरीज कम आती है, यह सब लो। इसलिए एग्जाम्पल, इसलिए मैंने बोला आपके जो पूरे नोट्स बनेंगे एग्जाम्पल बेस्ड बनेंगे। लैंग्वेज कम, चार्ट ज्यादा, और एग्जाम्पल्स मोर एंड मोर। एग्जाम्पल जरूरी है। तो यह बेटा क्लियर हो गया, देखते ही हो गया, मैंने तो समझाया भी नहीं। चाइना से माल इंडिया में एंटर हुआ ही नहीं, ऑब्वियसली सप्लाई नहीं है। जबकि पॉइंट नंबर 8A के अंदर मैं कुछ अलग बात कर रहा हूं। पॉइंट नंबर 8A के अंदर क्या बात कर रहा हूं? इंडिया में आ गया कस्टम एरिया में, और अभी माल कहां पड़ा है? वेयर हाउसेज में। लेकिन वेयर हाउस से माल इंडिया में क्लियर नहीं हुआ, डायरेक्टली आपने क्या कर दिया? तो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। अब एक बार लैंग्वेज पढ़ो, लेकिन उससे पहले और दिखा देता हूं, सामने देखो। ये क्या है बेटा? आवाज नहीं आ रही। इंडिया में माल आ चुका है कस्टम एरिया के कस्टम वेयर हाउसेज में। कहां पे बेटा? तेज बोलो, आवाज नहीं आ रही। तो माल एंटर हो चुका है, इंडिया के बाहर से माल आ गया, कस्टम एरिया में आ गया, कस्टम वेयर हाउसेज में आ गया, और कस्टम वेयर हाउसेज से आपने गुड्स इंडिया में क्लियर करने की बजाय इंडिया के बाहर क्लियर कर दिया। होम कंजप्शन के लिए क्लियर किया ही नहीं। सप्लाई ऑफ, क्या है कीवर्ड? नॉर्मल गुड्स की बात नहीं हो रही, वेयर हाउस गुड्स। और यहां पे वेयर हाउसेज का मतलब क्या है? नॉर्मल वेयर हाउसेज नहीं है, यहां पे वेयर हाउस का मतलब कस्टम वेयर हाउसेज है। समझ में आ गई बात? तो सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर
ऑन कंजप्शन, मतलब विद इन इंडिया आपने क्लियर किया ही नहीं, आपने एक्सपोर्ट कर दिया, सप्लाई नहीं है, सप्लाई नहीं है। पॉइंट नंबर 8 का बी, ये लिख लिया, जिनको लिखना था देख लिया एक बार, समझ में आ रहा है? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बोल रहा हूं। पॉइंट नंबर 8 का बी पॉइंट ध्यान से देखना बेटा, पहले समझा देता हूं बाद में लैंग्वेज। ये क्या है? भारत, कुछ भी बना दिया, देखो मैंने मजाक नहीं उड़ाना, पहले ही क्लियर कर देता हूं, पता नहीं मैं क्या बनाता हूं, मुझे भी याद नहीं आता बहुत बार। ठीक है, ये अमेरिका हो गया, ये चाइना हो गया, और ये क्या हो गया हमारा भारत। कोई कंफ्यूजन? अभी कुछ समझाया ही नहीं तो कंफ्यूजन कहां से होगा? ठीक है, मजाक करता था। अब सुनने वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से स्टार्ट होता है, पॉइंट नंबर 8 बी। इंडिया के अंदर ये कोई प्यारा सा पर्सन है, उसने चाइना में ऑर्डर दिया, हेलो अरे ये माल चाहिए, इतना इतना चाहिए, इतना पैकेज चाहिए, 500 करोड़ का माल हुआ, तो ठीक है भिजवा दो। देखो ये माल आ रहा है इंडिया में, आ रहा, ये माल आ रहा है बेटा, आने दो आने दो आने दो, आ रहा। इतने में इस एक का फोन बजा, हाँ कहां से फोन आ रहा है? अमेरिका से फोन, हाँ भिजवा देंगे। अभी माल का है ट्रांजिट, माल का है ट्रांजिट, ट्रांजिट समझ में आता है? रास्ते में माल का है बेटा, ट्रांजिट रास्ते में भी, अभी इंडिया में पूरा आया नहीं है, मतलब अपने ऑन कंजप्शन के लिए भी क्लियर किया नहीं है, ऑन ट्रांजिट है, मतलब चाइना से माल इंडिया के लिए रवाना हो चुका है, डिस्पैच तो हो गया है, लेकिन इंडिया में भी तो अपने ऑन कंजप्शन के लिए क्लियर किया नहीं। और इतने में अमेरिका वाले का फोन आया, तो अपन क्या करेंगे बेटा? हेलो ओ ट्रांसपोर्टर, ना हाँ, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो जो माल इंडिया में आ रहा था, वो माल इंडिया से अपन ने क्या कर दिया? अमेरिका डाइवर्ट कर दिया, तो ये भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। कुछ बच्चों के दिमाग में डाउट आएगा, सर पॉइंट नंबर 8 के ए में और बी में क्या डिफरेंस हुआ? पॉइंट नंबर 8 के ए में माल कस्टम वेयरहाउसेस में आ चुका था प्रॉपर्ली, यहां पे माल प्रॉपर्ली इंडिया के लिए रवाना हुआ, यहां पे माल एक बार इंडिया के लिए रवाना हुआ, लेकिन इंडिया में आपने होम कंजप्शन में क्लियर किए बिना अपन ने क्या किया? डायरेक्टली अपन ने क्या कर दिया? अमेरिका के लिए रवाना कर दिया, तो दैट इज आल्सो नॉट ए सप्लाई, वो भी सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। किसी को नहीं समझ में आया तो 2 मिनट और। पॉइंट नंबर 8 बी, ये क्या है बेटा? इंडिया, ये अमेरिका, ये चाइना, ध्यान से देखना बेटा, वापस से देखो, 7th के अंदर माल इंडिया में एंटर हो ही नहीं रहा था, डायरेक्टली माल इंडिया से अमेरिका, यहां माल इंडिया डिस्पैच हुआ, इंडिया के लिए डिस्पैच हुआ, इंडिया के लिए रवाना हुआ, लेकिन इंडिया में क्लियर किए बिना डायरेक्टली अपन ने क्या किया? अमेरिका अपन ने एक्सपोर्ट कर दिया, भिजवा दिया, तो ये भी सप्लाई नहीं माना जाएगा। एक बार लैंग्वेज पढ़ लो, पॉइंट नंबर 8 का बी, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द कंसाइनी, क्या वर्ड है? कंसाइनमेंट, समझ में आता है? कंसाइनमेंट ग्रामर, तो ये कंसाइनमेंट माल भेजना, तो जब भी माल भेजा जाता है तो 2 लोग होते हैं कंसाइनमेंट के अंदर, एक कंसाइनर भेजने वाला, कंसाइनी जिसको माल भेजा गया है, तो हमारे एग्जांपल के अंदर कंसाइनर ये कंसाइनर है, चाइना माल भेज रहा है, देखो ध्यान से देखो देखो देखो, चाइना कंसाइनर है, चाइना माल भेज रहा है कहां? इंडिया, तो इंडिया में कौन हो गया? कंसाइनी, ये क्लियर है? सप्लाई ऑफ द गुड्स बाय द इंडियन पर्सन, कंसाइनी टू एनी अदर पर्सन, by the endorsement of the document of the title to the goods after the goods have been dispatched। कब? चाइना से माल इंडिया के लिए रवाना हो गया, लेकिन अभी इंडिया में ऑन कंजप्शन के लिए क्लियर नहीं किया। देखो, गुड्स हैव बीन डिस्पैच्ड फ्रॉम द कंट्री ऑफ ओरिजिन, कंट्री ऑफ ओरिजिन मतलब जहां से माल एक्चुअली डिस्पैच हो रहा है,
वैसे तो माल इंडिया ने अमेरिका को बेचा है, लेकिन माल आ कहां से आए? चाइना से। तो चाइना से माल एक बार इंडिया के लिए रवाना हो गया, लेकिन इंडिया में होम कंजप्शन क्लियर किए बिना यदि आपने एनी पर्सन को डिस्पैच कर दिया इंडिया के बाहर, तो ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। कुछ बच्चे यदि गलती से कंफ्यूज हो रहे हैं, वैसे तो नहीं हो रहे होंगे, यदि हो रहे हैं तो एक बार वापस रिपीट कर देता हूं तीनों पॉइंट जो आपस में कनेक्टेड है। 3 पॉइंट कौन कौन से बेटा? 7, 8A और 8B। 7 तो बिल्कुल ही अलग है। देखो 7 पे माल इंडिया में एंटर्ड ही नहीं हो रहा, चाइना से माल डायरेक्टली अमेरिका जा रहा है भैया, जब माल इंडिया में आ ही नहीं रहा तो सप्लाई वैसे ही नहीं है। पॉइंट नंबर 8 का ए, पॉइंट नंबर 8 के ए के अंदर माल अमेरिका से मतलब आउटसाइड इंडिया से माल इंडिया में एंटर कर चुका है कस्टम वेयरहाउसेज में, लेकिन कस्टम वेयरहाउस से गुड्स आपने क्या कर दिया? एक्सपोर्ट कर दिया, एनी पर्सन को डिस्पैच कर दिया विदाउट क्लियरेंसेस फॉर होम कंजप्शन, ये भी सप्लाई नहीं है। पॉइंट नंबर 8 के बी के अंदर माल आउटसाइड इंडिया से इंडिया के लिए रवाना हो चुका है, लेकिन अभी आपने होम कंजप्शन के लिए क्लियर नहीं किया। इजी लैंग्वेज में आप बोल सकते हो गुड्स इन ट्रांजिट। क्या बोल सकते हो? मैं क्या करता हूं, एक ही कंसेप्ट को 4-5 लैंग्वेज से याद करता हूं। गलती से ही एक लैंग्वेज भूल जाऊं तो दूसरी लैंग्वेज से भूल जाऊं तो तीसरी लैंग्वेज, मतलब भूलना नहीं अपने, कैसे भी करके लिखेंगे क्योंकि हमें कंसेप्ट क्लियर है। तो कौन से वाले गुड्स की बात हो रही है? जो इन ट्रांजिट है। तो कंट्री ऑफ ओरिजिन से गुड्स एक बार इंडिया के लिए क्लियर हुआ, लेकिन इंडिया में होम कंजप्शन में क्लियर किए बिना यदि उन गुड्स को अपन ने एनी पर्सन मतलब आउटसाइड इंडिया अपन ने क्लियर कर दिया तो सप्लाई नहीं माना जाएगा, जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ये टाइम रुकता ही नहीं है, तो वक्त अपना हो गया। नहीं, 2 पॉइंट अभी बाकी थे अपने नेगेटिव लिस्ट के, पॉइंट नंबर 9 और 10 बहुत इंटरेस्टिंग, अपन कल पढ़ेंगे। बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव ए गुड डे।